अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, आप लोग देख रहे हैं SI रिएक्शंस। तो बहुत प्यार देते हैं आप लोग हमारे इस टीवी चैनल को। कुछ भी कुछ भी। तो आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है इंडिया की प्रोग्रेस पे कि 2050 में इंडिया डेवलप्ड कंट्रीज़ में शामिल होगा या सुपर पावर होगा, या इंडिया तरक्की कैसे कर रहा है। चलें इसको देखते हैं, फिर बात करेंगे। दोस्तों, आपने एक नाम तो जरूर सुना होगा, महसूस किया होगा और बहुत बार गर्व भी किया होगा। वो नाम है भारत। ये एक देश नहीं, दुनिया का वो कोना है जहां लगभग 138 करोड़ लोग हर दिन किसी न किसी बात पर इससे नाराज होते हैं, खुश होते हैं, कुछ इस पर गुस्सा करते हैं, कुछ धिक्कारते भी हैं, तो कुछ इसके जैसा है वैसा होने पर तंज कसते रहते हैं। मगर रात के ढलने से पहले वो सब ही इसको बढ़ता हुआ और तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं। और हर किसी के मन में ये एक सवाल होता है कि कब बनेगा भारत एक डेवलप्ड कंट्री, कब होगी हमारे भारत में वो सारी व्यवस्थाएं जो अमेरिका, रशिया, यूके और चाइना जैसे देशों में पाई जाती हैं। तो अगले 8 मिनट में हम आपके सारे शक दूर करके आपको बताएंगे कि कब बनेगा भारत एक डेवलप्ड कंट्री। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्या होता है डेवलप्ड कंट्री का मतलब। जैसा कि आपने हॉलीवुड की फिल्म्स और सीरीज में देखा होगा कि कैसे अमेरिका का एक आम नागरिक भी आलीशान घर में रहता है, उसके घर के बाहर एक बड़ा सा घास का लॉन होता है और कहीं कहीं तो स्विमिंग पूल भी घर के अंदर ही दिख जाता है। घर के हर सदस्य के लिए गाड़ी होती है और इसके बाद भी वो लोग वहां के हिसाब से अमीर की श्रेणी में नहीं आते हैं, जो कि अगर भारत की नजर से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा स्तर माना जाएगा। खैर, ये तो हो गई दिखावे की बात, पर अब इकोनॉमिक्स की भाषा में भी जान लेते हैं। तो एक डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में इकोनॉमिक्स कहता है कि एक विकसित देश में क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ऊंची होती है। इसके साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजी और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से देश जगमगा रहा होता है। इसके अलावा जीडीपी को भी इसका मापदंड माना जा सकता है। मगर साथ ही अगर किसी देश की जीडीपी कम है और उसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो भी वो डेवलप्ड देश माना जाएगा। अब उदाहरण के तौर पर देखें तो भारत और यूके की जीडीपी लगभग बराबर ही है, मगर इन दोनों देशों की पर कैपिटा इनकम में जमीन आसमान का अंतर है। जहां भारत में एक व्यक्ति की खरीदने की क्षमता $6,390 है, वहीं यूके में ये फिगर $47,620 है, क्योंकि भारत से लगभग 8 गुना ज्यादा हो जाती है। इसीलिए भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और यूके एक डेवलप्ड कंट्री। इसके अलावा और भी कई कारण होते हैं, जैसे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन, बूम ऑफ सर्विस सेक्टर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो ये बताता है कि किसी एक देश में एक व्यक्ति की जीवन शैली किस तरह से और किस हद तक आगे बढ़ी है, जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ एक बहुत बड़ा मापदंड है। वैसे आपको बता दें कि भारत देश में दुनिया में सबसे ज्यादा वयस्क हैं, यानी कि वो लोग जो कि 30 की उम्र से नीचे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा देश यंगेस्ट वर्कफोर्स वाला देश है। बावजूद इसके यहाँ तरक्की की रफ्तार धीमी है, जिसका मुख्य कारण है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, जो यहाँ के लोगों को सिर्फ पढ़ाना जानता है और एक कुशल बनाना नहीं जानता। भारत की एजुकेशन दुनिया में काफी पिछड़ी हुई है, जिसके कारण इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं, जहां हमारे देश में 80% साक्षरता दर है, वहीं बेरोजगारी भी भारत में अपने चंगुल फैलाए हुए है। अक्टूबर 2020 के एक सर्वे के अनुसार इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% से भी ज्यादा है। इससे आप समझ ही गए होंगे कि इतनी साक्षरता दर होने के बावजूद यहाँ इतनी बेरोजगारी कैसे है। वजह है यहाँ लोगों का नंबर्स और डिग्रीज के पीछे भागने वाला जुनून। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम आपको सिर्फ डिग्री दिलवाने में सक्षम है, मगर नौकरी के लिए जो स्किल्स चाहिए होती हैं उसकी बात तो दूर दूर तक नहीं होती। हैरानी की बात तो एक सर्वे के बाद सामने आई, जब एजुकेशन सिस्टम की रेटिंग्स में 64 देशों में से इंडिया 59वें नंबर पर आया। उस सर्वे में बताया गया कि इंडिया की पढ़ाई नीति और यहाँ की डिग्री रिवाज इस देश को ब्लैक होल में धकेल रहा है। आपको बता दें, जहां हमारे देश के बच्चे आईआईटी कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए दिन रात पढ़ाई करके दुनिया से ही अलग हो जाते हैं, उस आईआईटी को दुनिया की 300 टॉप यूनिवर्सिटीज में भी जगह नहीं मिली थी। इससे साफ पता चलता है कि यहाँ पर पढ़ाई का मतलब सिर्फ रटना और एग्जाम्स में 3 घंटे उसको एक कागज पर लिख देना है। प्रैक्टिकल नॉलेज और एंटरप्रेन्योरशिप की बात तो दूर दूर तक नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि देश का यही एजुकेशन सिस्टम एक बड़ी वजह है जिसके कारण आज तक हम एक विकासशील देश बने हुए हैं। जबकि अगर बात चीन की करें तो 80 के दशक में उसकी हालत बहुत दयनीय थी।
और आज दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको चाइना बना नहीं रहा है। इसके अलावा जापान भी 2 एटॉमिक बॉम्ब्स के प्रहार झेलकर आगे बढ़कर डेवलप्ड देश बन चुका है, मगर हम आज भी पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री को रटने में लगे हुए हैं। दोस्तों, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपने जो 12वीं क्लास तक पढ़ा था कभी आपके निजी जिंदगी में काम आया। अब भी अगर आप इस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की समस्या को कम आंक रहे हैं तो आइए आपको कुछ फैक्ट से मिलवाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर कब तक हम ए फॉर एप्पल करते रहेंगे जबकि दुनिया जी से भी आगे पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, भारत की हाई लेवल की डिग्री लेकर भी 50% से ज्यादा भारतीय 10,000 रुपए महीने से भी कम की नौकरी करने में मजबूर है। और यहीं आपको बता दें कि यूएसए में मिनिमम वेज रेट यानी न्यूनतम श्रमिक आय $7.25 प्रति घंटा है। मतलब अगर 8 घंटे भी दिन में काम किया तो 4,000 रुपए से भी ज्यादा बैठती है। और ये आय तो उस वर्ग की है जिसके पास डिग्री का नामो निशान नहीं होता। वह इंडिया में पढ़े लिखे लोग 10,000 रुपए महीने लेकर 10-10 घंटे काम करने के लिए मजबूर हैं। इस इतने बड़े अंतर का एक ही कारण है, वो है इंडियंस में स्किल्स की वैल्यू ना होना। इसीलिए भारत में सबसे ज्यादा इंटर्नशिप का चलन है, क्योंकि यहाँ किसी को भी अपने कॉलेज और स्कूल से प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती और उसके चलते स्टूडेंट्स को कम से कम 1 साल और जॉब से पहले इंटर्न बन के गुजारना पड़ता है। अब इंटर्न्स के साथ हो रहे उत्पीड़न के बारे में तो हम सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया सिर्फ अनस्किल्ड लेबर ही देता है। इंडियंस दुनिया की टॉप कंपनीज में टॉप मोस्ट हायरार्की में आते हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट में सत्या नडेला, सिस्को में पद्मश्री वॉरियर, गूगल में सुंदर पिचाई जैसे नाम शामिल हैं। मगर इससे अगर हम खुश होते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ये जो बेशुमार टैलेंट है वो हमारे देश की जगह दूसरे देश की जीडीपी बढ़ा रहा है। खैर, हालत थोड़ी खराब जरूर है, लेकिन ऐसी नहीं है जिससे सुधारा ना जा सके। आज जिस हिसाब से इंडिया अपने पैर पसार रहा है उससे लगता है कि इंडिया जल्दी बाकी देशों के बराबर अपनी जगह बना लेगा। लेकिन इसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे और इसकी शुरुआत हमें अपने एजुकेशन सिस्टम से करनी होगी। क्योंकि अगर एक एवरेज एजुकेशन सिस्टम के साथ इंडिया दुनिया में 6th हाईएस्ट जीडीपी बन सकता है तो सिर्फ नींव बदलने से हमारी इमारत पूरी नई और मजबूत हो जाएगी। साथ ही भारत में नौकरियों की कमी से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न करने की जरूरत है और हर स्टूडेंट को स्किल्ड बनने की जरूरत है, ताकि इंडिया में भी एक कारपेंटर के काम को भी छोटा ना समझकर एक प्रोफेशनल जॉब के रूप में देखा जाए। इसके अलावा कुछ और मुद्दे भी हैं जिन पर बहुत गंभीर रूप से ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि भ्रष्टाचार। हम सभी जानते हैं कि भारत के कोने कोने में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कोई भी काम करवाने के लिए रिश्वतखोरी की मार झेलनी पड़ती है। ऐसे में इस समस्या को जड़ से खत्म करने की जरूरत है और इसके लिए कानूनों को सख्त करने की जरूरत है। इसके अलावा देश को साफ सुथरा बनाए रखने के प्रति जागरूकता भी बहुत जरूरी है। भारत में हर कोई कहीं भी थूक सकता है और कहीं भी पेशाब कर सकता है। हर इलाके में कूड़े का ढेर देखा जा सकता है। आप आसानी से कचरे के खाली डिब्बे के पास कूड़ा फैला हुआ देख सकते हैं। ऐसे में जरूरत है हर नागरिक को जिम्मेदार बनने की। साथ ही भारत में ऐसा कोई कानून भी नहीं है जो कभी सख्ती से लागू किया गया हो, इसलिए लोग बड़े ही निश्चिंत होकर अपनी मनमानी करते हैं। कानून बनाने वालों को उसके पालन होने और उससे सख्ती से लागू करने के बारे में सोचना चाहिए। साथ ही एक बड़ा बदलाव धर्म और जाति की मानसिकता को लेकर भी होना चाहिए। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने सही कहा है कि किसी भी व्यक्ति, धर्म या कट्टरपंथ से ज्यादा जरूरी देश है। भारत तभी विकास करेगा जब उसके लोग विकास करेंगे और सबको समान समझा जाएगा। खैर, फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि जैसा भी है, मेरा देश है सबसे प्यारा। और सर्वेस की माने तो इंडिया भी 2050 तक एक डेवलप्ड देश और वर्ल्ड सुपर पावर के रूप में सामने आ सकता है। वैसे दोस्तों, क्या आपको लगता है हमें देश में किस तरफ कार्य करना चाहिए कि हमारा देश जातिवाद और धर्म की लड़ाई को छोड़कर देश के हित की लड़ाई में जुट जाए? हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ये वही बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई थी भाई ने, कैसी लगी आपको? A1 भाई, जबरदस्त वीडियो बना रखी है, रियलिटी बना के रखी भाई इसने। लेकिन कुछ इन्होंने लोग जो कह रहे थे ना कि इंडिया बहुत ऊपर का चला गया, तरक्की कर गया, और इसने बताया कि अभी इतना ज्यादा नहीं करी है, लेकिन इस लेवल के भी नहीं करी जिसमें नहीं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ना, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने सिर्फ नेगेटिव चीजें दिखाई हैं, पॉजिटिव नहीं दिखाई। नहीं, नेगेटिव नहीं दिखाई यार, ये नेगेटिव नहीं, रियलिटी है। नहीं, मेरे कहने का मकसद है, यानी जो नेगेटिव पार्ट है ना वो इन्होंने बता दिया कि इस चीज की कमी है,
लेकिन जिस चीज़ में तरक्की हुई है या जिस तेज़ी से तरक्की हो रही है वो इन्होंने नहीं बताई। लेकिन काफ़ी अच्छे इन्होंने जो पॉइंट सामने रखे हैं ना, तो बड़े ज़बरदस्त हैं। जैसे कि एजुकेशन सिस्टम मेन है सबसे ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद फिर वो सफाई वाला सिस्टम तो है ही है, और जो दूसरे बता रहे थे, और पॉपुलेशन वगैरह, फिर स्किल का ना होना। तो क्या कहते हो आप इन पर? भाई ये तो चीज़ें ज़रूरी हैं अगर तरक्की करनी है, अगर खुद को सुपर पावर कहना है, अगर कहना है कि भाई हम दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा तो कामयाब होना चाहते हैं, ये बात तो अब इंडिया करता है ना। तो इसके लिए बेसिक चीज़ें ये हैं, क्योंकि भाई अगर किसी मुल्क का अगर बेसिक तालीमी सिस्टम नहीं है ठीक, जैसे चाइना का इस वक्त दुनिया में नंबर 1 है तालीमी सिस्टम, फिनलैंड का देख लो बेस्ट तालीमी सिस्टम, दुनिया के बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पर मिलेंगी आपको? अमेरिका के अंदर। तो वही लोग दुनिया पर राज कर रहे हैं, क्योंकि उनको दुनिया चलाने का पता आ जाता है, स्किल आ जाता है। वो बेसिक स्किल गायब है यहाँ पर। अगर मान लो अगर इंडस्ट्री भी लग जाए, तो इंडस्ट्री का इसने बताया कि वो ज़रूरी है। अब हमारे पास वो इंडस्ट्री भी वैसे कम है, इंडिया के पास भी कम है आबादी के लिहाज से, आबादी बहुत ज़्यादा है। तो उसके वजह से अगर हम मान लो एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करते हैं तो इंडस्ट्री आगे ना मिले, फिर वो बाहर चले जाएंगे। ये फ़ायदा होगा कि इससे मुल्क का नाम ही रोशन होगा, लेकिन फिर इंडस्ट्री है तो तमाम फैक्टर को देखना होगा। हमें एजुकेशन को भी बेहतर करना होगा, पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना होगा, और इंडस्ट्री को ज़्यादा लगाना होगा। क्योंकि अगर हम इंडिया या पाकिस्तान ग्रो करना चाहते हैं तो भाई इंडस्ट्री को और तमाम फैक्टर्स को, जो इसमें जराइम का है कि भाई वो भी कंट्रोल होने चाहिए। तो जराइम यहाँ पर कोई सजाएं नहीं है, सख्त सजाएं नहीं दी जाती। ये तो इसलिए कानून तो इसलिए सख्त नहीं करते ना ये लोग, क्योंकि सबसे पहले फंसेंगे ये खुद जो पॉलिटिशियंस है ना, सबसे पहले तो ये पकड़े जाएंगे, इसलिए कानून पे ये लोग तवज्जो नहीं देते। और फिर किसी चीज़ पे भी तवज्जो नहीं देते। देखें, अगर एजुकेशन सिस्टम को बेस्ट कर देंगे, इंडस्ट्री को बेस्ट कर देंगे, अवाम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, अवाम को पता चल जाएगा रियलिटी, भाई ये 2 नंबर है, ठीक है, तो वो उनको निकाल फेंकेंगे। लेकिन तो उन्होंने गुलाम बना रखा है, 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं, वो कह नहीं रहा कितने 10-10 हज़ार तनख्वाहों पे 50% लोग जो है ना वो डिग्री होल्डर, वो 10,000 महाना पे काम कर रहे हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये, एक तो यार ये भी है कि वो अनस्किल्ड होते हैं, दूसरा ये कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत है जॉब्स के अंदर। यार वो खुद उन्होंने कंपटीशन बना रखा है। अगर ये वो इन सारी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर देंगे ना, एजुकेशन को बेस्ट कर दें, इंडस्ट्री को लगा दें, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें, जराइम को कंट्रोल कर दें, सजाएं सख्त कर दें, इंसाफ ले आएं, यही चीज़ें चाहिए ना। डेवलप्ड कंट्रीज यही चीज़ें कर रही है। अगर ये करते हैं तो ये खुद इनकी छुट्टी हो रही है। ये स्किल्स ना होने की वजह से ये देखें, जो डिग्री होल्डर्स होते हैं ना, वो भी बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, वो भी लेबर्स के अंदर ही आते हैं। वो हाँ, तालीमी सिस्टम ऐसा हो गया भाईजान कि पहले 14 साल 16 साल पढ़ें, उसके बाद स्किल सीखें। तो भाई स्किल और एजुकेशन ये एक चीज़ है। बिल्कुल। जो पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे, ये वही सीन हो जाएगा भाई। वो कहेंगे ये ना खुद के तरबियत के लिए जाते हैं, ये लोगों को तमीज़ आ जाए थोड़ी। भाई 16 साल तमीज़ सीखनी है हमें। बिल्कुल। तमीज़ तो सीखी जाएगी जब जेब के अंदर पैसा होगा, तो तमीज़ आ जाएगी। तो ये भाई ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, इनको सोल्व करना होगा। और गंदगी वाला बहुत है, जैसे पाकिस्तान के अंदर तो सिर्फ कराची बदनाम है ना, वहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया के तो जो है ना दिल्ली कैपिटल, उसमें भी हमने देखा कि इसी तरह होते हैं अक्सर वीडियोज़ के अंदर। तो जैसे वो आया था ना ये डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका का प्रेसिडेंट, तो उसने एक बात की थी नेगेटिव कि इंडिया जो है ना बैड कंट्री है, बैड कहा था या कौन सा लफ्ज़ यूज़ किया था, यानी गंदगी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो ये तो है भाई, कचरा उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉपुलेशन सबसे मेन मसला है। अभी तक तो ये पॉलिटिशियंस नहीं इस पे समझ रहे, ना इस पे कानून साजी कर रहे। उनको सब पता है भाई, ये हमको भी पता है, उनको भी पता है, बस वो करना नहीं चाह रहे। यार ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, इन्हें इतना पता भी नहीं होगा। अगर आप कहते हो ना अक्सरियत का इनमें से पता ही नहीं होगा कि पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो क्या नुकसान हो सकते हैं, तो उसका आधा नुकसान तो इतना हर एक को पता चल जाता है जो बेसिक होते हैं ना। तो ये आखिर इनको पता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है। पॉलिटिशियंस, मोदी, इन लोगों को या हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, इनको इतना पता जरूर होता है, लेकिन भाई वो खुद इन चीजों को गौर ही नहीं करते। वो समझते हैं कि चलो साइड पे। लेकिन जब से मोदी आया ना, तब से इंडिया का नक्शा बदला है, कुछ विजन मिला है इंडिया को, कुछ तरक्की की रफ्तार। मैंने तो भाई जब से इनकी वंदे भारत ट्रेन देखी है ना, तो मैं तो फैन हुआ पड़ा हूं। इसी तरह बहुत सारे स्टेडियम बना रहा है, वो नंबर 1 बना रहा है। रिसेंटली जो स्टैचू बनाए हैं वो नंबर 1 बनाए हैं, स्टेडियम्स बनाए हैं वो नंबर 1 बनाए हैं। और एक और ऐड करूं, अब ये बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का सोच रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं। और एक बड़ी बिल्डिंग
जैसे बुर्ज खलीफा उसके रिलेटेड उसकी तरह ही ना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी बड़ी। बिल्कुल। तो अगर ऐसा कर गए तो ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हाँ, जैसे दुबई है ना, दुनिया की नजरें दुबई पे हैं, तो भाई ये दुबई इसी वजह से मशहूर है, बुर्ज खलीफा की वजह से मेन। बुर्ज खलीफा, और उन्होंने डेवलप इतना ज्यादा कर दिया ना कंट्री को कि आप लोगों को इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, आप लोगों को लगेगा भाई हम पता नहीं कहाँ आ गए। वो टोटल ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने इतना बेहतर कर दिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की जरूरत है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी उस वक्त। अब हमारी सड़कें टूटी फूटी हैं। अब मान लो कोई फैक्ट्री लगाता है, वो कहता है कि भाई हमें तो इनको चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल। सड़क टूटी पड़ी है, आधा सामान, वो गाड़ियाँ खराब हो जानी है, वो भी फिर किराए पे लेते हैं। गाड़ी भी नहीं यहाँ पे जो भी बड़ी कंपनी है वो अपनी गाड़ी भी नहीं लेती, वो किराए पे चलाते हैं। लेकिन तो वही वजह तो यही है ना, फिर वही सारा बैक उसमें सिस्टम में तो यही है जो इश्यूज हैं। तो दूसरी पॉजिटिव बात यह है कि इंडिया की प्रोग्रेस की जो रफ्तार है ना, वो भी बहुत तेज है। अभी जो पिछले दिनों में हुई है, चाइना के बाद दूसरे नंबर पे इंडिया आ रहा है, तो ये 2050 से पहले ही सुपर पावर बन सकता है इंडिया। इतना पोटेंशियल इसके अंदर है। और अभी पाकिस्तान से तो 3 गुना आगे जा चुका है ना। पहले हमारा रुपया सेम होता था, अब 3 गुना हैवी है इनकी करेंसी। तो पॉजिटिव भी बहुत हो रहा है इंडिया के अंदर ना। तो मजीद देखेंगे वीडियोस ऐसे इंडिया के बारे में। तो इस वीडियो पे अपना रिस्पॉन्स दे, कैसी लगी आपको ये वीडियो, और ढेर सारा ख्याल रखें अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।